हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया इनिशिएटिव जिसमें हम आपके लिए पीपीबी की 25 लेक्चर्स लेके आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर। मंडे टू सैटरडे आपके पास पर वीक 6 वीडियोस आएंगी और एक वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे एंड इट विल बी अ 1 आवर वीडियो। और इस एक वीडियो को देख के आपका एक तो वो कंपोनेंट कवर हो जाएगा, प्लस उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो सुबह 6 बजे आएगी आपके पास पीपीबी की वीडियो और शाम को आपके पास आएंगी सुरेंद्र सर जो लेक्चर्स लेंगे IEIFS के वीडियोस। तो इन्हें आप देख के विद इन दीज 25 लेक्चर्स आप दोनों इन सब्जेक्ट्स में 50+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब दी चैनल। सो सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग का डेफिनेशन। बैंकिंग डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पैसा बैंक एक्सेप्ट करता है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो लेंडिंग के लिए यूज कर सकता है, फर्दर लोगों को लोन वगैरह देने के लिए, या फिर वो इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से ही लिया जाएगा एंड इट विल बी रीपेबल ऑन डिमांड, जब कस्टमर डिमांड करे। और अदरवाइज, क्योंकि अदरवाइज क्यों है, जैसे जो फिक्स डिपॉजिट है वो ऑन डिमांड नहीं मिलता आपको, अगर आप उसका पीरियड खत्म होने से पहले वो पैसा विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, और ये पैसा जो विड्रॉ करते हैं चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या और भी जो तरीके हैं जो बैंक अलाउ करता है उसके जरिए आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो ये काम कर रहा है, जिसे आरबीआई का लाइसेंस मिला है, वही अपने नाम के साथ बैंक जोड़ सकता है। इसके अलावा कोई भी फर्म, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये बैंकिंग कंपनी टर्म अपने बिजनेस के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमें अब क्या पता लगी है बेसिक चीजें, कि एक तो जो हम पैसा जमा करवाते हैं, जो बैंक हमसे डिपॉजिट्स ले रहा है, या तो वो लेंडिंग के लिए होगा यानी कि लोन वगैरह देने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा सिर्फ पब्लिक से लिया जाएगा। ठीक है, अब आप मान लो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने सारे मेंबर से पैसे कलेक्ट कर रही है, वो अपने आप को बैंक क्यों नहीं बोल सकती है? क्योंकि वो पैसा पब्लिक से नहीं ले रहा है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है वो अपने ही मेंबर से ले रहा है, इसीलिए वो बैंक नहीं है। मनी लेंडर जो है वो भी बैंक नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सिर्फ मनी की फॉर्म में हो सकता है। अगर मुझे बैंक में पैसे जमा करवाने हैं तो मनी की फॉर्म में ही जमा होंगे। मैं ये नहीं कह सकती कि ये गोल्ड रखो और ये जितने का है उतने पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। तो इन द फॉर्म ऑफ मनी ही पैसा जमा होता है। और ये डिपॉजिट्स जो हैं ये पेबल ऑन डिमांड होते हैं, कि जब मैं डिमांड करूंगी मुझे पैसा मिल जाएगा। या फिर टाइम डिपॉजिट्स हैं तो उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके हिसाब से ये पैसा मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस हैं बैंक के, लेंडिंग करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। लेकिन इसके अलावा भी सेक्शन 6 है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, वो बोलता है कि बेसिक फंक्शंस के अलावा भी बैंक कुछ फंक्शंस करता है, कुछ स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स करता है। मान लो कि मैंने कुछ सामान ना क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है, क्रेडिट पे बेचा है, उस पर्सन ने बोला कि अभी तो मैं उधार पे ले रहा हूँ आपसे, पैसे मैं बाद में दूंगा। तो मैं उसको बोलती हूँ ठीक है, ये मैं तुझे बिल भिजवा रही हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं आपको इतने समय बाद पैसे दूंगा, एक्सेप्ट करके वो बिल मुझे दे देता है। अब बिल के अगेंस्ट मेरे को 2 महीने बाद वो पर्सन पैसे देगा, मुझे अभी जरूरत है। मैं क्या करूंगी, मैं ये अपना बिल लेके जाऊंगी बैंक के पास। बैंक, मान लो ये बिल है 1 लाख रुपए का, तो बैंक को मैं ये 1 लाख रुपए का बिल पकड़ाऊंगी। बैंक इसमें से अपने कमीशन के पैसे काट के, मान लो 3,000 रुपए, 3% है उनके चार्जेस, बाकी के 97,000 मुझे दे देगा। ठीक है, और इसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। ये 3,000 का डिस्काउंट काट के बाकी की 97,000 मुझे मिल रहे हैं। जब अल्टीमेटली जब वो पैसे पे करेगा तब 1 लाख रुपए, तो ये बैंक के पैसे चुकता हो जाएंगे। तो ये बिल डिस्काउंटिंग की सर्विसेज भी बैंक दे रहा है। बैंक हमारे बदले में हमारे चेक्स कलेक्ट करता है, हमारे बिल्स कलेक्ट करता है, बिल पे करता है हमारे। अगर मुझे, मेरी सिस्टर अगर दूसरे शहर में है, मुझे उसे पैसे भिजवाने हैं या उससे मुझे पैसे भिजवाने हैं, वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकती है, मैं भी अपने बैंक अकाउंट के थ्रू उन्हें रिसीव कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे गहने हैं,
मुझे सेफ कस्टडी के लिए कुछ सामान, कुछ अपने प्रॉपर्टी के कागज बैंक के पास रखवाने हैं, तो वो सेफ कस्टडी का काम भी बैंक करता है। अगर मुझे अपना एक डिपॉजिट लॉकर चाहिए बैंक में, तो लॉकर की फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करता है। अगर मुझे कोई फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस करनी है, वो भी बैंक के थ्रू ही होती हैं। अगर आप अपनी जो भी आपके आजकल मोबाइल की एप्स हैं, HDFC है, ICICI की आई मोबाइल ऐप है, तो वहाँ पे आप फॉरेन ट्रांजेक्शन अगर अलाउ कर रखी हैं आपने, तो वहाँ पे आ जाता है कि अगर आपको 1 लाख तक के पैसे भेजने हैं तो इतना % फीस लगेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बैंक्स की हेल्प लेती है। जो बल्क में हमें इतनी सैलरी, सब्सिडी सब आती है, तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही आ रहा है कुछ। उसके बाद बैंक्स लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, गारंटीज इशू करते हैं। अगर मैंने विदेश में, मान लो यहाँ पे टाटा है, इंडियन कंपनी है, ओके, और टेस्ला कहाँ पे है, USA की कंपनी है, तो टेस्ला को कुछ सामान मंगवाना है इंडिया से, तो टाटा कंपनी टेस्ला को ये सामान भेजेगी और टेस्ला इसके बदले में पेमेंट करेगी। ठीक है, तो अब ये टेस्ला बोलती है कि पहले जब मेरे पास सामान आ जाएगा, मैं चेक करूंगी कि सही है या नहीं, देन आई विल पे द टाटा कंपनी। लेकिन टाटा कंपनी बोलती है हमें क्या पता, आप सामान लेने के बाद हमें पेमेंट ही ना करो। यहाँ पे टेस्ला अपने बैंक के पास जाएगी और वो बोलेगी कि मैंने ये सामान इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ पे टेस्ला की जो बैंक है, वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगी, ठीक है, और वो टाटा के बैंक को भेज देगी कि ये जो पर्सन है, टेस्ला है, ये क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, ये आपके पैसे जरूर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से बैंक्स फिर गारंटीज प्रोवाइड करते हैं कि अगर पेमेंट में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो हम वहां पे स्टेप इन करेंगे। तो ये सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस भी एक बैंक परफॉर्म करता है। तो अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ बैंक इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? डिपॉजिट शुड ओनली बी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हम देख चुके हैं कि जो भी बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, वो या तो फर्दर लेंडिंग कर सकता है या इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर मेंबर्स आर नॉट कंसिडर्ड बैंक्स। ये बिल्कुल सही है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं वो सिर्फ अपने मेंबर से पैसा एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन बैंक किसे एक्सेप्ट करता है? पब्लिक से, जनता का पैसा होता है बैंक के पास। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड शुड ओनली बी फ्रॉम पब्लिक। ये भी बिल्कुल सही है कि सिर्फ पब्लिक से ही पैसा लिया जा सकता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी इन अ फॉर्म अदर देन मनी। क्या मनी की फॉर्म में, रुपए पैसे की फॉर्म के अलावा भी किसी फॉर्म में डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो जाती है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है पेपर में कि करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने बैंक की बात कर ली, अब कस्टमर किसको बोलेंगे? देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कहीं पे भी कस्टमर को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी, जैसे कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो गए, जो बैंक के पास अकाउंट मेंटेन करते हैं या बैंक के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के साथ, तो वो बैंक के कस्टमर हैं। हो सकता है कि मेरे बिहाफ पे किसी और ने मेरा अकाउंट ऑपरेट किया हो, तो मैं खुद से ऑपरेट नहीं कर रही हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई कर रहा है, तो भी मैं बैंक की कस्टमर हूँ। और जरूरी नहीं है कि कस्टमर बने रहने के लिए मुझे बहुत रेगुलरली हर दूसरे दिन ट्रांजैक्शन करनी है, ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं है, बट इट हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फर्दर अब बैंक और कस्टमर के बीच में बहुत प्रकार के रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं। बैंक और कस्टमर कभी आपस में डेटर क्रेडिटर हैं, कभी क्रेडिटर डेटर हैं, कभी प्लेजर प्लेजी हैं, बेलर बेली हैं। तो ये सारे जो अब रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, इन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैंक कहाँ पे डेटर होता है और कस्टमर कहाँ पे क्रेडिटर होता है? देखो, अगर एक पर्सन, अगर मैं बैंक में जाके पैसा जमा करवा रही हूँ, ठीक है, मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, वो पैसे पे अल्टीमेटली हक किसका है? मेरा है, मेरे ही पैसे हैं जो बैंक के पास पड़े हैं। तो अगर मैंने बैंक को पैसा दिया है, तो मैं बैंक के लिए क्रेडिटर हूं, क्योंकि बैंक ने वो पैसा मुझे वापस करना है। ठीक है, और बैंक मेरे लिए क्या है? डेटर है, बैंक ने मुझे वो पैसा वापस करना है। ठीक है, तो बैंक के लिए कस्टमर क्रेडिटर हो गया।
और कस्टमर के लिए बैंक डेटर हो गया। तो जिसने पैसे जमा करवाए हैं वो क्रेडिटर है, जिसके पैसे हैं वो जिसने पैसे जमा करवाए हैं वो क्रेडिटर है, जिसके पास पड़े हैं पैसे, बैंक के पास पड़े हैं जो उसने अल्टीमेटली वापस करने हैं, वो डेटर हो जाता है। ठीक है, तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं शाहरुख खान की। ठीक है, शाहरुख खान के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, उसकी मूवी आई थी पठान, इट अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी, तो उसने क्या किया, उसने अपना सारा पैसा ले जाके बैंक में जमा करवा दिया। तो यहाँ किस बैंक में जमा करवाए, एसबीआई में। तो शाहरुख खान यहाँ पे क्या है, बैंक के लिए क्रेडिटर है और बैंक क्या है, डेटर है। ठीक है, तो एक सिचुएशन हो गया जब बैंक में पैसा जमा करवाया है शाहरुख खान ने। दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, मान लो कि अब उसको नई मूवी में पैसा इन्वेस्ट करना था शाहरुख खान को, तो उसके अकाउंट में कितना पड़ा था, मान लो उसके अकाउंट में पड़ा था 10 लाख रुपए एसबीआई वाले अकाउंट में। ठीक है, और उसने उसको साथ के साथ बैंक ने एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दे रखी थी। तो उसने क्या किया, ये 10 लाख सारे के सारे विड्रॉ कर लिए और ओवरड्राफ्ट यूज करते हुए 1 लाख और विड्रॉ कर लिए। तो टोटल उसने 11 लाख विड्रॉ कर लिए। तो ये 10 लाख तो उसने अपने सारे विड्रॉ कर लिए, 1 लाख ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के उसने ले लिए। अब इस केस के अंदर अब रिवर्स होगी सिचुएशन। अब शाहरुख खान जो है वो बन गया डेटर, क्योंकि उसने अब ये 1 लाख जो एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट में निकाले हैं उसे बैंक को वापस करने हैं, और बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो जैसे ही ओवरड्रॉ हो जाता है आपका अकाउंट तो रिलेशनशिप रिवर्स हो जाती है, आप बन जाते हैं डेटर और बैंक बन जाता है क्रेडिटर। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन मान लो, इसमें अब शाहरुख खान को उसने ओवरड्राफ्ट ले लिया तो भी बात नहीं बनी, उसको और पैसे की जरूरत है, अकाउंट खाली हो गया। अब शाहरुख खान गया एसबीआई के पास, बोलता मेरे को लोन चाहिए, बैंक उसे लोन दे देता है। ठीक है, अब इसमें वापस करने की जिम्मेदारी किसकी है, शाहरुख की, वो वापस करेगा ना ये सारे पैसे। तो इस केस में जिसने वापस करने हैं बैंक को वो है डेटर, और पैसा है किसका, असली में किसका है, बैंक का है, क्योंकि बैंक ने शाहरुख खान को उधार में दिया है ना वो पैसा। तो यहाँ पे बैंक हो गया क्रेडिटर और शाहरुख खान हो गया डेटर। जिसने लोन लिया होता है वो डेटर है, जिसने लोन दिया है वो क्रेडिटर है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ एन ओवरड्राफ्ट टू द बैंक्स करंट अकाउंट, द कस्टमर बिकम्स द डैश एंड द बैंक इज द डैश। अभी हमने सेम एग्जांपल किया ना कि शाहरुख खान ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले ली, तो शाहरुख खान जो कि कस्टमर है वो क्या बनेगा, और बैंक जो एसबीआई है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट एक तरीके का लोन होता है, तो जिसने लोन लिया है वो हो जाता है डेटर, जिसने लोन दिया है वो हो जाता है क्रेडिटर। ये जरूर याद रखना है कि कस्टमर एंड बैंक लिखा है या बैंक एंड कस्टमर लिखा है, तो उस तरीके से ये आंसर फिर रिवर्स भी हो सकता था। अगर यहाँ पे पूछा होता द बैंक विल बिकम, बैंक क्या बना है, क्रेडिटर, और कस्टमर क्या बना है, डेटर बना है, तो इसमें आंसर ए है। चलिए आगे देखते हैं। अब सिचुएशन आती है लेसर लाइसेंसर जो कि बैंक होगा और लेसी या लाइसेंसी कस्टमर होगा। मुझे अगर बैंक में सेफ्टी डिपॉजिट खुलवाना है, ठीक है, अब यहाँ पे शाहरुख खान को अपने कुछ कीमती सामान है वो उसको बैंक में रखना था, तो उसने बैंक को बोला मुझे एक लॉकर की फैसिलिटी चाहिए, तो बैंक यहाँ पे उसे लॉकर की फैसिलिटी दे देगा। तो जब वो लॉकर की फैसिलिटी एक कस्टमर ले लेता है, तो जो कस्टमर है इट बिकम्स द लेसी और लाइसेंसी एंड द बैंक बिकम्स द लेसर और लाइसेंसर। जब आप सेफ्टी डिपॉजिट की फैसिलिटी लेते हैं बैंक के पास, तो बैंक इन द लेसर एंड यू आर द लेसी। अगला जो एक रिलेशनशिप बनता है वो बनता है बेलर एंड बेली का। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, कुछ मेरे गहने हैं जो मैंने बैंक को दिए हैं कि तुम संभाल के रखो। सेफ्टी डिपॉजिट में तो बैंक मुझे सिर्फ सेफ्टी डिपॉजिट दे रहा है, उसमें मैं कुछ भी रखूं। यहाँ पे मैं सामान पकड़ा के जा रही हूँ, तो जो सामान पकड़ाता है कि तुम अपने पास रखो इतने समय के लिए, उसके बाद मैं अपने आप वापस ले लूंगा। तो इस सिचुएशन में मैंने अपना सामान रखवाया है बैंक के पास, तो मैं क्या हूं, बेलर, और बैंक जिसने मेरा वो सामान रखा है वो रखा है बेली। तो जब भी जो बेलर जो भी सामान बेली को पकड़ाता है उसे उसे उसके सारे फीचर्स बताने होते हैं कि ये सामान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अपना कुछ सामान बैंक के पास रखवा रही हूँ, अपने प्रॉपर्टी के कागज, अपने गहने, तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
तो रखवाने वाला बेलर, रखने वाला बेली हो जाता है। तुम्हें इस पर्पस के लिए अपने पास ये सामान रखो। फिर आती है बात प्लेजर एंड प्लेजी की। तो हमें अगर बैंक से लोन लेना है, हमें बैंक से लोन लेना है तो बैंक कहेगा कुछ गिरवी रखो। पर्सनल लोन वगैरह में बिना गिरवी के भी चलता है, लेकिन ज्यादातर गिरवी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए, अब यहाँ पे चलो बात करते हैं शाहरुख खान की। ठीक है, तो शाहरुख खान ने पहले तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली, लोन लिया। अब बैंक कहता कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो शाहरुख खान क्या करता है, अपने कुछ शेयर्स वगैरह के डॉक्यूमेंट ले आता है और कुछ घर से अपने गहने उठा के ले आता है और वो बैंक को दे देता है। और जो सामान गिरवी रखा है वो किसकी पोजेशन में आ गया, एसबीआई बैंक की पोजेशन में आ गया। ठीक है, और फिर उसके बदले में जो बैंक है वो शाहरुख खान को लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो उसने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया है कि अगर कल शाहरुख खान वो पैसे नहीं पे कर पाता तो वो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक के सिक्योरिटीज और ज्वेलरी बेच के अपना पैसा ले लेगा वापस। तो इस केस में प्लेजर है द बोरोवर दैट इज शाहरुख खान, और लेंडर जो कि बैंक है वो है प्लेजी। तो प्लेज क्रिएट करने में क्या होता है, जब भी आपको लोन चाहिए जो भी चीज आप गिरवी रख रहे हो वो बैंक की पोजेशन में रहती है। ये सबसे मेन और स्ट्राइकिंग फीचर है प्लेज क्रिएट करने का, कि जो पोजेशन होगी इस सारे सामान की वो किसके पास होगी, बैंक के पास होगी। और ये हम क्रिएट करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। ज्वेलरी उठा के कहीं भी ले जा सकते हो, शेयर के कागजात उठा के कहीं भी ले जा सकते हो, नेशनल वेयर हाउसिंग रिसीट्स वगैरह है, ये आप उठा के बैंक को दे देते हो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कल शाहरुख खान पैसे नहीं पे कर पाता तो बैंक अपने आप बेच देगा। ये भी एक तरीके का बेलमेंट है, बिकॉज आप किसी पर्पस के लिए वो चीजें बैंक को दे रहे हो। बेलमेंट फॉर द पर्पस ऑफ लोन इज प्लेज। मैं क्यों दे रही हूं बैंक को, लोन के लिए, एक पर्पस के लिए मैंने बैंक के पास रखा है। ठीक है, तो प्लेजर इज द बोरोवर एंड प्लेजी इज द बैंक। फिर अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द बैंक प्रोवाइड्स सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर टू द कस्टमर फॉर द यूज ऑन लीज बेसिस। द कस्टमर एक्ट्स इन द कैपेसिटी ऑफ। अब बैंक ने सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर जो है वो प्रोवाइड किया है कस्टमर को। कस्टमर किस कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये चीज डिस्कस करके हटे हैं कि कस्टमर लेसी होता है इस सिचुएशन में। आप ये चीज देखना, ये जो ओआर है ना, ओआर ज्यादातर ओआर यूज होता है सारे केसेस में। आप देखना ओआर कहाँ पे यूज होता है, कस्टमर के लिए। प्लेजर, मॉर्टगेजर, बेलर कस्टमर के लिए यूज होता है। लेकिन ये जो लेसर लेसी वाला है इसमें उल्टा है, एक इकलौता सिचुएशन है कि बैंक के लिए ओआर वाला यूज हो रहा है लेसर, और कस्टमर के लिए लेसी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए लेसी, कि जब एक कस्टमर अपना सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर बैंक के पास लेता है तो वो लेसी बन जाता है। ओके, अगला देखते हैं हाइपोथिकेटर कस्टमर एंड हाइपोथिकेटिव बैंक। अब मान लो शाहरुख खान को और पैसों की जरूरत है, बहुत बड़ी बजट की फिल्म बना रहा है, तो अब वो बोलता कि मुझे ना सेट पे आने जाने के लिए, शाहरुख खान बोलता मेरे को कार खरीदनी है ना, कार मेरी आएगी 50 लाख की मेरी कार है, तो उसके लिए मुझे लोन चाहिए। तो यहाँ पे बैंक कहेगा कि ठीक है मैं आपको लोन दे देता हूं, लेकिन ये जो आप कार ले रहे हो ये आप गिरवी रखोगे हमारे पास। ठीक है, और ये भी क्या होती है हाइपोथिकेशन के केस में, मूवेबल प्रॉपर्टी ही होती है हमेशा। हाइपोथिकेशन के केस में भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्लेज में पोजेशन किसके पास थी, बैंक में। यहाँ पे पोजेशन शाहरुख खान के पास ही रहेगी, जो बोरोवर है उसके पास ही पोजेशन रहेगी गाड़ी की। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्लेज में और हाइपोथिकेशन में जब भी कुछ गिरवी रखते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं, लेकिन प्लेज में वो मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रहती है, हाइपोथिकेशन में वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कस्टमर के पास ही रहेगी। कल अगर शाहरुख खान ये 50 लाख की पेमेंट वापस नहीं कर पाता है तो बैंक जाएगा कोर्ट ऑर्डर लेके, ये कार उसकी जब्त करके इसको बेच के नीलाम करके पैसे अपने वापस ले लेगा। तो यहाँ पे जो गिरवी रख रहा है कार शाहरुख खान, वो क्या है, हाइपोथिकेटर, OR, और बाकी जो बैंक है वो क्या हो जाएगा, हाइपोथिकेटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हाइपोथिकेशन है। हाइपोथिकेशन का जो डेफिनेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट, ठीक है।
अगला अब हम बात करते हैं मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी की। अब जैसे प्लेज और आपका हाइपोथिकेशन है, उसमें थी मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है। जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है वहां पे क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर इसको डिफाइन किया गया है। मान लो मुझे एक घर, यहाँ पे शाहरुख खान को अब अपना घर का रेनोवेशन वगैरह करवाना है, तो बैंक के पास गया कि मुझे लोन दे दो आप। तो बैंक कहेगा गिरवी क्या रखोगे, तो शाहरुख खान कहेगा कि यही मेरा घर जो है मन्नत, इसी को गिरवी कर लो आप। और ये यहाँ पे क्या है जो गिरवी रखा है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप मन्नत को उठा के तो नहीं ले जा सकते ना बैंक वाले, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एंड इस प्रॉपर्टी को शाहरुख खान यूज भी करता रहेगा। तो पोजेशन में किसके है, बोरोवर के ही पोजेशन में रहती है प्रॉपर्टी। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज हो जाता है। ठीक है, अगर कल शाहरुख खान ये लोन वापस नहीं कर पाता है तो कोर्ट के ऑर्डर लेके इसकी पोजेशन फिर बैंक लेके इसे बेच के अपने पैसे पूरे कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अब याद रखना है, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड योर मॉर्टगेज इज क्रिएटेड ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्लेज इज डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड अंडर योर सरफेसी एक्ट एंड मॉर्टगेज इज डिफाइंड अंडर योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है बैंक और कस्टमर के अंदर, एडवाइजर और क्लाइंट का। कई बार मैं बैंक के पास जाती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, तो कैन यू टेल मी कि मैं कौन से टाइप का डिपॉजिट यूज करूँ, आरडी यूज करूँ या एफडी यूज करूँ, या कोई फ्लेक्सी डिपॉजिट है आपका वो यूज करूँ, या मुझे लोन चाहिए, मैं कौन से प्रकार का लोन लूँ। तो यहाँ पे बैंक मेरा क्या बन जाएगा, एडवाइजर, और मैं एडवाइस ले रही हूँ, मैं क्या हूँ, क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइजर एंड क्लाइंट का भी रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन योर बैंक एंड कस्टमर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ इज प्लेज डिफरेंट फ्रॉम मॉर्टगेज एंड हाइपोथिकेशन। प्लेज कैसे डिफरेंट है हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में। इन द केस ऑफ प्लेज द कोलेटरल रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ द प्लेजी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्लेज के केस में जो कोलेटरल है क्या वो प्लेजी की पोजेशन में रहता है। दूसरा, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर केप्ट एज सिक्योरिटी, गोल्ड कैन नॉट बी प्लेज्ड but it can be mortgaged and hypothecated. Only long term loans are available against the pledged securities. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तो जब हम प्लेज करते हैं, अब यहाँ पे हमने जब प्लेज किया तो पोजेशन किसके पास थी, बैंक के पास। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो भी आपका यही बोलता है कि जो कोलेट्रल है वो बैंक के पास ही रहेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। सिर्फ इमूवेबल नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेज के मामले में, और गोल्ड प्लेज होता है, ना कि मॉर्टगेज और हाइपोथिकेट होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड होते हैं प्लेज के अगेंस्ट। ओके, सो द फर्स्ट इज करेक्ट कि जो आपका लेंडर होगा, लेंडर के पास आपका सामान रहता है जो गिरवी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक सिचुएशन होती है जहां पे बैंक इज इंडेमनिफाइड एंड कस्टमर इज इंडेमनिफायर। ठीक है, मान लो कि मैं बैंक के पास गई कि मेरा जो फिक्स डिपॉजिट का रिसीट है, एफडीआर जो है मेरे से गुम गया है, आप मेरे को डुप्लीकेट इशू कर दो। बैंक कहता है मैं इशू कर दूंगा लेकिन आप इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके दो। क्यों ये बॉन्ड साइन करवा रहा है बैंक, उसे लगता है कि ये जो मुझसे गुमा है, अगर बाय चांस जिसको मिला है वो भी बैंक से आके मान लो 50,000 की वैल्यू का था, वो भी 50,000 ले जाएगा, ये कस्टमर भी उसके अगेंस्ट 50,000 ले जाएगा, मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड क्रिएट करने का क्या मतलब होता है कि अगर मैं बैंक को ये तसल्ली देती हूँ कि मेरे एक्शन या किसी थर्ड पार्टी के एक्शन से अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। ओके, तो इस केस में मैं इंडेमनिटी बॉन्ड बैंक के साथ साइन करूंगी कि आप मेरे को एफडीआर की डुप्लीकेट कॉपी दे दो या मुझे डिमांड ड्राफ्ट की डुप्लीकेट कॉपी दे दो। अगर कल आपको कोई नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगी, चाहे मेरी वजह से नुकसान हो रहा है या थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान हो रहा है, मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगी। यू विल स्टैंड इन द सेम पोजिशन एज यू वर बिफोर द लॉस। जब आप फायर इंश्योरेंस लेते हो तो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको इंडेमनिफाई करने की गारंटी देता है कि अगर आपके गोदाम में आग लग गई,
आपने फायर इंश्योरेंस करवा रखी है, तो आपको जितना नुकसान हुआ है इस आग लगने से, हम इसकी सारी भरपाई करेंगे, ताकि आप दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएं जैसी आपकी तब पोजीशन थी जब आग नहीं लगी थी। तो जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडेमनिटी में आप क्या करते हो, आप उस पर्सन को सेम पोजीशन में लाके रख देते हो जो नुकसान होने से पहले की थी। लेकिन जब एक पर्सन मर जाता है तब उसको अब जिंदा तो नहीं कर सकते इंश्योरेंस वाले, कभी भी उस पर्सन के मरने के पहले वाली जो सिचुएशन थी आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, एफडीआर वगैरह बैंक से बनवाते हो तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ता है। यू बिकम द इंडेमनिफायर एंड द बैंक्स बिकम द इंडेमनिफाइड। फिर एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, दैट इज ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। अब मान लीजिए कि मैं ना अपना सामान कुछ बैंक में गलती से भूल गई, तो अब यहाँ पे बैंक बन जाएगा ट्रस्टी और मैं बन जाऊंगी बेनिफिशियरी। जब तक मैं वो सामान वापस लेने नहीं जाती हूँ बैंक में, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको संभाल के रखे। तो इस केस में बैंक विल बिकम द ट्रस्टी एंड आई विल बिकम द बेनिफिशियरी। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं इतना पैसा यूज नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, और मैंने एक ट्रस्ट फंड क्रिएट कर दिया और उस ट्रस्ट फंड का जो पैसा है वो गरीब बच्चों की मदद के लिए जाएगा। अब मुझे लगता है कि मैं तो कल परसों में मर भी सकती हूँ, तो मैं एक ट्रस्टी बना के जाऊंगी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये जो ट्रस्ट फंड है इसे तुम ट्रस्टी तुम इसे संभालोगे और इसका ध्यान रखोगे कि सारा जो पैसा है वो गरीब बच्चों की मदद के लिए जाए। तो यहाँ पे ट्रस्टी का काम कई बार बैंक भी कर सकता है। ठीक है, अगर मैं ड्राफ्ट की पेई हूं, अगर मैं ड्राफ्ट की पेई हूं, उस केस में भी मैं बैंक को देती हूँ कि ये लो ड्राफ्ट, मुझे पेमेंट चाहिए इसके अगेंस्ट। उस केस में भी आई विल बी द बेनिफिशियरी एंड द बैंक इज द ट्रस्टी। बैंक मेरे बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, मैं बेनिफिशियरी हूँ, बैंक ट्रस्टी है जिसपे मुझे ट्रस्ट है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है बैंक और कस्टमर में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि तुम्हें जो भी नुकसान हुआ है मेरी कंडक्ट से या इवन किसी थर्ड पार्टी की कंडक्ट से, अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की मैं भरपाई करूंगी। तो ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? ट्रस्ट, इंडेमनिटी, हाइपोथेकेशन या प्रिंसिपल? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, जहां पे लॉस की भरपाई की बात होती है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाता है, चाहे यहाँ पे प्रोमिसर हिमसेल्फ और थर्ड पार्टी। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आप इंश्योरेंस करते हो, इंश्योरेंस लेते हो, यहाँ पे तो ऑब्वियसली किसी थर्ड पार्टी के कारण भी नुकसान होता है, किसी ने आग लगा दी तो भी जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर रही है। तो वहां पे किसी थर्ड पार्टी के कॉन्डक्ट से भी कोई आपको नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी बैंक करेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो करेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। फिर एक सिचुएशन आती है जहां पे बैंक आपका एजेंट बनता है। अब आप होंगे, अब यहाँ पे मान लो शाहरुख खान का इतना डीलिंग तो चल ही रहा है। अब वो बोलता है शाहरुख खान के मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मेरा जब बिल आएगा ना फोन का, बिजली का, बैंक को बोलता है, अथॉरिटी दे देता है कि तुम मेरे अकाउंट से पैसे काट के मेरे बिल भर दो, मेरे चेक भी तुम कलेक्ट करो और स्टॉक मार्केट में मेरी तरफ से ऑथराइज मैं ये कर रहा हूँ, ये तुम डीलिंग्स कर दिया करना, मेरी जब इंश्योरेंस की किस्त आएगी तुम वो भी भर दिया करना। तो इस केस में शाहरुख खान प्रिंसिपल है और जो बैंक है जो उसके सारे काम करेगा, बिल भरना, ये करना, वो सारा वो एज एन एजेंट करेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल जो कि शाहरुख खान है उसने हायर किया है बैंक को कि तुम मेरी तरफ से ये सारे डिसीजंस लोगे और ये सारे काम करोगे। जितनी अथॉरिटी प्रिंसिपल देता है उतनी ही एजेंट के पास रहती है। जब हम मॉड्यूल डी करेंगे वहां पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में भी आप या शाहरुख खान बन जाते हैं प्रिंसिपल और जो बैंक है वो बन जाता है एजेंट कि तुम मेरी तरफ से ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इफ अ बैंक पेज फॉर द यूटिलिटी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर ही इज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ। एक बैंक है, आपकी तरफ से
वो बिजली के बिल भर रहा है, आपके सामान के अलग अलग स्टॉक मार्केट की आपकी तरफ से ट्रांजैक्शन कर रहा है, पानी का बिल भर रहा है, तो वो किस कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल, एजेंट, इंडेमनिफायर या फिर डेटर। तो इस केस में वो एक्ट कर रहा है एज योर एजेंट। आप हैं प्रिंसिपल और बैंक जो है वो है एजेंट। चलिए, अब जो भी हमने अभी डिस्कस की हैं चीजें, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये जितनी भी ओ आर है, ओ आर, मॉर्टगेजर, पॉनर, प्लेजर, हाइपोथिकेटर, ये सारे कौन होते हैं, कस्टमर। सिर्फ एक सिचुएशन है लेसर और लेसी वाली, यहाँ पे डबल ई वाला कौन आ रहा है, कस्टमर। नहीं तो नॉर्मली डबल ई कहाँ पे आता है, कहाँ पे आ रहा है, ये बैंक के लिए हम ये यूज करते हैं, क्योंकि अगर भूल जाता है ना बेले किसको बोलना, बेलर। तो ओ आर वाले जहां पे भी आता है वो कस्टमर होता है, अपार्ट फ्रॉम लेसी, लेसर वाले में वहां पे रिवर्स है। तो आपको पेपर में इस जो ग्राफ आ रहा है, आपके टेबल आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, इसे अच्छे से याद करना है आपको। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हाइपोथिकेशन क्रिएट होता है तो बैंक क्या होता है, हाइपोथिकेटी या हाइपोथिकेटर। ठीक है, और जहां पे मनी डिपॉजिटेड बट नो इंस्ट्रक्शंस, मैंने पैसा जमा करवा दिया जल्दबाजी में, बैंक वालों को पकड़ा गई कि इसको देख लो, तुम डिपॉजिट कर लो। अब मेरे 3 अकाउंट हैं, अब बैंक को क्या पता कि कहाँ डिपॉजिट करना है, वहां पे भी वो ट्रस्टी बनेगा और मैं बेनिफिशियरी बनूंगी, और जो बेस्ट होगा मेरे लिए वो उस हिसाब से पैसा जमा कर देगा। आर्टिकल्स और गुड्स लेफ्ट बाय मिस्टेक बाय द कस्टमर, बैंक ट्रस्टी, मैं बेनिफिशियरी हूँ। तो इस टेबल को जरूर अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैंक जो है बहुत सारी हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ना अभी इनिशियली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें सब चीजों का ना थोड़ा थोड़ा मेंशन है, और इन चीजों को डिटेल में हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तो सबसे पहले बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कासा, और टाइम डिपॉजिट राफा, रेकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। जो पैसा मैं कभी भी जाके बैंक से डिमांड कर सकती हूँ कि मुझे अपना ये पैसा वापस चाहिए, वो है डिमांड डिपॉजिट। जो पैसा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जमा हो जाता है, जिसे उस फिक्स्ड पीरियड से पहले अगर मैं विड्रॉ करने की कोशिश करूंगी उसमें मुझे पेनल्टी लगेगी, ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें सबसे पहले आता है करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसपे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें जितना मर्जी पैसा जमा कराओ, जितना मर्जी पैसा विड्रॉ कराओ, ज्यादातर इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, टाइम डिपॉजिट जितना नहीं मिलता है, लेकिन लो ही रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें नो है, इसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। थोड़ा सा कई बार पैसे विड्रॉ करवाने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं सेविंग्स अकाउंट में। लेकिन ये जो कासा के फंड्स हैं, जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, दे आर चीप सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द बैंक, क्योंकि इस पे तो वो इंटरेस्ट रेट देना नहीं है, इस पे बहुत कम देना है। ओके, और टाइम डिपॉजिट है, इस पे कंपैरेटिवली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को मिलता है, लेकिन आपको लिमिटेशन होती है पैसा विड्रॉ कराने में काफी ज्यादा। फिक्स डिपॉजिट, एक आपने 3 साल के लिए एफडी करा दी, जो कि आपके 7 दिन से लेके 120 मंथ्स के लिए नॉर्मली आपकी एफडीज हो सकती हैं, टाइम डिपॉजिट हो सकते हैं। अगर पहले विड्रॉ कराओगे तो पेनल्टी लगेगी। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या है, हर महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाती रहती हूँ। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास फंड होते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट या फिर ओवरड्यू डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या है, कि वो पैसा पड़ा है, कोई उसे क्लेम ही नहीं करने आया है। ठीक है, और जब आपका पैसा 10 साल तक अनक्लेम्ड रहता है, या आपकी एफडी मैच्योर होने के बाद 10 साल तक उसे कोई भी क्लेम नहीं करने आता है, तो फिर वो आरबीआई द्वारा क्रिएटेड एक फंड है। ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और आपका ओवरड्यू डिपॉजिट्स क्या है, आपकी एफडी पूरी होगी, है ना, और मैच्योर हो गई है, उसको दोबारा से रिन्यू करने के लिए आपने कुछ बोला नहीं था, तो वो पड़ी है मैच्योर होके। जब आपकी एफडी मैच्योर होगी, ओवर ड्यू होगी, उसे भी डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि एक बार एफडी मैच्योर होने के बाद कस्टमर उसे कभी भी ले जा सकता है पैसे को। तो अनक्लेम्ड फंड्स एंड ओवर ड्यू जो फंड्स हैं आपके, अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ओवर ड्यू डिपॉजिट, ये दोनों ही डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में आता है, अनक्लेम्ड एंड ओवर ड्यू डिपॉजिट। ठीक है, और इसके अलावा आजकल
इसमें तो टाइम और डिमांड डिपॉजिट अलग अलग कैटेगरीज है ना। अब आजकल ऐसे भी आपके पास डिपॉजिट अकाउंट्स आते हैं जिसमें दोनों की कॉम्बिनेशन है। कुछ फीचर्स टाइम डिपॉजिट के होंगे, कुछ फीचर डिमांड डिपॉजिट के होंगे, तो दोनों का मिक्स होता है। तो ऐसे आजकल फ्लेक्सिबल डिपॉजिट्स आते हैं। मान लो कि मेरे ऐसा कुछ फ्लेक्सिबल डिपॉजिट आजकल आते हैं कि आपने मान लो एक आपका एफडी भी ओपन है एचडीएफसी में मान लो, और आपका वहां पे सेविंग्स अकाउंट भी खुला है। तो उसके अंदर ऐसी फैसिलिटी है कि जैसे ही आपके सेविंग्स अकाउंट के अंदर 30,000 जमा हो जाते हैं तो उसमें से 20,000 आपके एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इसमें 5,000 से कम जमा रह जाए तो इस एफडी में से निकल के सेविंग्स में आ जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल भी बहुत सारे आजकल अलग अलग बैंक्स ने अलग अलग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है। ओके, overdue deposits are a type of what? Demand deposit, time deposit, both A and B, neither A nor B. जो हमारे ओवर ड्यू डिपॉजिट्स होते हैं या जो इवन अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, ये हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। क्योंकि ओवर ड्यू है, मुझे तो लेने जाना था, मैं गई नहीं, तो ये मेरे डिमांड होगी कि जब भी मैं चाहूंगी मैं लेके आ सकती हूँ वो पैसा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स आर ट्रांसफर टू डैश मेंटेन्ड बाय आरबीआई। मेरे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, मैंने क्लेम नहीं किए, 10 साल हो गए, कोई उस पैसे को क्लेम नहीं करने आया। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये आरबीआई के द्वारा एक क्रेडिट फंड में जाएगा जिसका नाम है डेफ से याद रख लेना, बेहरा। ठीक है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाते हैं। ओके, अगर आपके डिपॉजिट्स 10 साल तक कोई क्लेम नहीं करने हैं, एफडी मैच्योर हुए 10 साल हो गए, कोई लेने नहीं आया है, तो वो पैसा फिर आरबीआई के पास चला जाता है फंड में, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जाता है। ऑब्वियसली आप 15 साल बाद कोमा से जाके आपको याद आया कि मेरे तो पैसे पड़े थे, आप जा सकते हैं, ले सकते हैं, इवन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो पैसा तब तक कहाँ पड़ा रहेगा? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। अब हमारे पास कुछ ऐसे डिपॉजिट अकाउंट्स हैं जो सिर्फ एनआरआईज के लिए हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए हैं। ठीक है, एक बात और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि इसमें वील नॉट बी गोइंग वेरी स्लो। ठीक है, एक तरीके से आपका एक फास्ट ट्रैक समझ लीजिए ये सीरीज चलेगी क्योंकि विद इन 25 लेक्चर्स विल बी कवरिंग एवरीथिंग, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट वो हम छोड़ देंगे, इसमें इंपॉर्टेंट सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट्स जो एनआरआईज के लिए खोले जाते हैं, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट है, यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ये अकाउंट्स खोले जाते हैं। ये भी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी इनके बेसिक्स कर लेते हैं। एनआरई अकाउंट जब हम खोलते हैं तो जो हम डिपॉजिट करवाते हैं वो हम फॉरेन करेंसी में करवाते हैं, जो हम विड्रॉ करवाते हैं हम इंडियन करेंसी में करवा रहे हैं। जमा करवाने वाली मान लो डॉलर है, विड्रॉ कराने वाला रुपी होगा। इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है इंडिया में, लेकिन इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है। जब मैंने जमा कराए तब डॉलर कितने का था? 70 का था। जब मैं विड्रॉ करनी हूं तो डॉलर 60 का है, तो फ्लक्चुएट हो गया ना, रिस्क रहता है, कभी ज्यादा हो रहे हैं रुपीज में, कभी कम बन रहे हैं, है ना। यही अगर 80 हो जाएंगे तो ज्यादा रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिस्क तो यहाँ पे रहता है। लेकिन इसमें आप फ्रीली रिपैट्रिएबल है, कभी भी आप वापस ले जा सकते हैं अपने देश जहां पे आप रह रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, जहां पे भी। ठीक है, ये एनआरई अकाउंट है। एनआरओ अकाउंट में पैसे जमा भी इंडियन रुपीज की फॉर्म में हो रहे हैं, विड्रॉ भी इंडियन रुपीज की फॉर्म में हो रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क नहीं है, क्योंकि जिस करेंसी में जमा हुए उसी में विड्रॉ हो गए। लेकिन यहाँ पे टैक्स का चक्कर पड़ता है, जितना भी उस टाइम पे असाइंड रेट होता है उतना इस पे टैक्स पड़ता है। जो इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, इस अकाउंट पे, एनआरओ पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो फ्रीली रिपैट्रिएबल है। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे अगर आप रिपैट्रिएट कराना चाहते हैं, वापस ले जाना चाहते हैं, उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। ठीक है, फिर आता है एफसीएनआर अकाउंट। इसमें जमा भी फॉरेन करेंसी में होता है, विड्रॉ भी फॉरेन करेंसी में होता है। इसमें भी फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं है। डॉलर का रेट कितना भी हो, आपने अगर $100 जमा कराए थे तो आप $100 ही विड्रॉ करवा रहे हो, चलो इंटरेस्ट लग के 106 हो गए मान लो, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि डॉलर की तो में जमा हुआ डॉलर में विड्रॉ हो गया। ये भी टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, ये टैक्सेबल नहीं है, और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क भी नहीं है, और फुली और फ्रीली रिपैट्रिएबल है।
जब भी पैसे ले आओ, जब भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है वापस लेके जाने में। ठीक है, एक हमारे पास और अकाउंट आता है RFC अकाउंट। ठीक है, रेजिडेंट जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, इसमें क्या होता है, मान लो एक पर्सन है, मान लो एक प्रीति जिंटा है। प्रीति जिंटा आप कहाँ पे सेटल हो रखी है, USA में सेटल हो रखी है। कल उसको लगता है कि नहीं मुझे तो भारत वापस आना है, तो प्रीति जिंटा क्या करती है, इंडिया में वापस आ जाती है। अभी वो NRI है और अब वो वापस आके इंडिया में सेटल हो रही है, और इसका जो भी पैसा USA में है वो इंडिया लेके आ रही है। तो वो जो बाहर का पैसा इंडिया में लेके आएगी, डॉलर्स वाला, वो RFC अकाउंट में जमा कराएगी। तो जो भी रिटर्निंग इंडियंस हैं जो वापस आ गया विदेश से, इंडिया में सेटल हो रहे हैं NRI, वो RFC अकाउंट में अपना सारा का सारा पैसा जायदाद डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंसिलरी सर्विसेज की। कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो प्लास्टिक मनी है। डेबिट कार्ड में क्या होता है, जो आप ऑब्वियसली आप लोग बैंक्स में काम करते हैं, मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज आपको इसकी रिगार्डिंग कि जो पैसा ऑलरेडी आपके अकाउंट में है वही आप विड्रॉ करते हैं डेबिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में एक तरीके की मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, एक तरीके का लोन उधार लेती हूँ मैं बैंक से। जो मेरे पास पैसा नहीं है वो मैं खर्च कर रही हूँ। अगर मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है, तो ये 1 लाख मेरे पास असल में है नहीं है, ये बैंक ने मुझे लिमिट प्रोवाइड कर रखी है कि तुम ये क्रेडिट कार्ड लो और खर्चा करो, और महीने के एंड में तुम मेरे को मिनिमम बैलेंस पे करना चाहते हो मिनिमम बैलेंस पे कर दो, सारे पैसे पे करना चाहते हो सारे पैसे पे कर दो। अगर मंथ के एंड में जब स्टेटमेंट आती है, मान लो इस 1 लाख में से मैंने 60,000 खर्च कर दिए, तो बैंक बोलता है कि चलो तुम्हारे पास 60,000 नहीं है, ऐसा करो अभी तुम 6,000 दे दो मिनिमम बैलेंस, बाकी का जो 54,000 है तुम किस्तों में पे कर देना, लेकिन इस पे तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज कार्ड्स आर सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड्स, लेकिन चार्ज कार्ड्स में क्या है, जब वो मंथली मेरे पास आ जाता है ना कि तुमने इतना खर्चा कर दिया है इस कार्ड के अगेंस्ट, तो वो मुझे सारा का सारा पे करना पड़ता है। इसमें कोई मिनिमम पेमेंट का चक्कर नहीं होता, सारा का सारा मुझे पे करना पड़ता है वो पैसा। ठीक है, प्रीपेड कार्ड्स में क्या है, ऑलरेडी मैंने अगर बैंक से एक प्रीपेड कार्ड लिया, उसमें मैंने मान लो 10,000 रखे, ऑलरेडी मैंने बैंक को दिए 10,000, उसके बदले में उन्होंने मुझे प्रीपेड कार्ड दे दिया, और मैं फिर 10,000 ही खर्च कर सकती हूँ। एक तरीके से रिचार्ज होते हैं ये, जितने का रिचार्ज कराया प्रीपेड कार्ड पे 10,000 15,000 का, उतना ही मैं खर्च कर सकती हूँ। अगर मुझे अपनी छोटी बहन को देना है कि जा तू खर्चा कर ले, अगर मैं क्रेडिट कार्ड दूंगी वो तो पूरी लिमिट मैक्स आउट कर देगी, तो मैं उसको प्रीपेड कार्ड दूंगी उसमें 10,000 डाल के कि भाई तू 10,000 ही खर्च कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रीपेड कार्ड्स हैं। ATM कार्ड्स क्या है, ATM में पैसे विड्रॉ करने के लिए, आजकल तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही ATM कार्ड का काम करते हैं, अलग से ATM कार्ड नहीं होता है किसी के पास। फिर आता है को ब्रांडेड कार्ड्स। को ब्रांडेड कार्ड्स में क्या है, आजकल Amazon पे जाओ, उसमें लिखा होता है ना Amazon ICICI कार्ड, है ना, मिंत्रा कोटक सिल्क कार्ड, तो उसमें क्या है, एक रिटेलर के साथ टाई अप करके एक कार्ड निकाला जाता है। वैसे तो ये कार्ड हर जगह काम करेगा, ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी होगा हर जगह काम करेगा, लेकिन अगर Amazon क्रेडिट कार्ड है, Amazon ICICI क्रेडिट कार्ड है, तो Amazon पे एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मिंत्रा कोटक सिल्क कार्ड है तो मिंत्रा पे एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो ल्योर करते हैं लोगों को, ये कार्ड लो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें, ज्यादा खर्चा करो। ठीक है, तो ये प्लास्टिक मनी भी बैंक हमें प्रोवाइड करता है। बैंक इवन मर्चेंट बैंकर का भी काम करता है। मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं, बिचौलिए, इंटरमीडियरीज। मार्केट में 2 तरीके के लोग हैं, एक को पैसा चाहिए, एक को पैसा इन्वेस्ट करना है। एक के पास इतना है कि पता नहीं लग रहा कहाँ इन्वेस्ट करूं, एक के पास नहीं है, बिजनेस आइडिया है, उसको पैसे चाहिए। तो इंटरमीडियरी, इन दोनों को मिलाने का काम कौन करते हैं, मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। ठीक है, अगर आपको अंडरराइटिंग करवानी है, आपने अपने शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, तो आपको पता है जब आप शेयर्स इशू करती है कोई भी बड़ी कंपनी, तो उसमें लिमिट होती है कि अगर आप 10 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं ना, तो उसमें से 9 लाख तो लोगों को खरीदने ही पड़ेंगे। अगर आपके 9 लाख नहीं बिक रहे हैं, 90% 95% आपका इशू नहीं सब्सक्राइब हो रहा है, लोग नहीं शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो शेयर इशू कैंसिल हो जाता है। उस केस में अंडरराइटर बिठाए जाते हैं कि अगर ये हमें लगा कि लोग हमारे शेयर नहीं खरीद रहे, तो अंडरराइटर कहेगा कि मैं खरीद लूंगा, जितने मिनिमम रिक्वायर्ड है तुम्हारे इस IPO को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जो भी यहाँ पे जब आप शेयर्स इशू करते हो, तो वहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि ये शेयर्स क्यों बेच रहे हैं, है ना, हमारी कंपनी का डायरेक्टर कौन है, हम इस पैसे का क्या करेंगे। वो प्रोस्पेक्टस बनाने में हेल्प करते हैं मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटिंग में काम करते हैं, मार्केट रिसर्च करने का काम करते हैं,
ऐड करनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना है, उस इशू के लिए जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो आपको बैंकर रखने पड़ते हैं अपने, वो बैंकर डिसाइड करना, देखना कि कोई प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है या नहीं है। तो ये सारे बीच के छोटे मोटे जो काम होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीगल काम होते हैं, ये सारे मर्चेंट बैंकर करते हैं, इंटरमीडियरी का काम करते हैं। तो ये वाले सारे काम भी आपके इस टाइम पे बैंक करता है। ठीक है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए अ बैंक इज हेल्पिंग द कंपनी create a prospectus and helping it get itself listed on the stock exchange। तो बैंक क्या काम कर रहा है, किस कैपेसिटी में काम कर रहा है, बैंक मर्चेंट बैंकर बना हुआ है। ठीक है, तो काफी सारे बैंकिंग कंपनीज ने मर्चेंट बैंकिंग का भी काम शुरू कर दिया है। फिर बात आती है लीज फाइनेंसिंग की। अब मान लो मुझे ना शाहरुख खान की बात करते हैं, ठीक है। अब शाहरुख खान को अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए ना एक बहुत बड़ी वहां पे सेटअप की मशीन की जरूरत है, और मशीन आती है 50 लाख की। अब शाहरुख खान बोलता है कि मूवी तो 6 महीने में बन के खत्म हो जाएगी, मैं 50 लाख रुपए क्या करूंगा खर्च करके। वो जाएगा अपने SBI बैंक के पास, वो बोलता है मुझे ना तुम ऐसा करो, ये मशीन मेरे को लीज पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लीज फाइनेंसिंग करेगा बैंक। बैंक क्या करेगा, उस 50 लाख की एसेट को बाय करेगा। ठीक है, उसको बाय करके वो एसेट इसको दे देगा लीज पे। इसके लिए वो कहाँ 50 लाख शाहरुख खान ने खर्च करे थे, अब वो सिर्फ लीज का जितना रेंट है वो पे करेगा। ठीक है, तो शाहरुख खान को क्या फायदा हुआ, कहाँ 50 लाख खर्च करने थे, अभी 6 महीने उसने शूटिंग करनी है, पर मंथ का 1 लाख का रेंट है, तो 6 लाख खर्च होंगे। कहाँ 50 लाख खर्च होने थे, कहाँ 6 लाख खर्च हो रहे हैं। और यहाँ पे बैंक को क्या फायदा है, 6 महीने शाहरुख खान को दे दी मशीन, 6 महीने किसी और को दे दी, साल किसी और को दे दी, जब तक वो मशीन काम कर रही है तब तक बैंक उससे पैसे कमाएगा और ये रेंट कमाएगा उससे। तो यहाँ पे ये जो लीज की जो फाइनेंसिंग है वो भी बैंक प्रोवाइड करता है। तो शाहरुख खान इस केस में क्या हो गया, लेसी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका बैंक है वो आपका क्या हो गया, लेसर हो गया। ठीक है, बैंक जो आपको प्रोवाइड कर रहा है एसेट की, ठीक है यूज करो, हमें रेंट पे करते रहो, और लेसी जिसने लीज एग्रीमेंट बैंक के साथ साइन कर दिया है उसे सिर्फ मिनिमम लीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। एसेट किसके पास हो जाएगी, बैंक के पास। इसमें नुकसान क्या है, कल अगर बैंक का दिवालिया निकल गया, बैंक बंद हो रहा है, ठीक है बैंक बंद हो रहा है, इस केस में फिर ये शाहरुख खान से उठा के ले जाएंगे एसेट के, भाई हमारी तो कंपनी बंद हो रही है, हम ये हमारा सब कुछ बिक रहा है, ये मशीन भी बिकेगी, तो ये थोड़ा सा नुकसान रहता है। ठीक है, फिर बैंक हमें रेमिटेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, हमें पैसे भेजने हैं लेने हैं, आजकल तो गूगल पे पेटीएम करो 1 मिनट में सब कुछ हो जाता है, तो ये सारी सर्विसेज भी बैंक हमें प्रोवाइड करता है। फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बैंक सेल करता है। आजकल आपने देखा होगा बैंक की ऐप खोल लो आप, म्यूचुअल फंड खरीदने हैं ऐप से खरीद लो, डीमैट अकाउंट ट्रांजेक्शन करनी है आपको वो इससे कर लो, पीपीएफ अकाउंट खोलना है इससे कर लो। ठीक है, इंश्योरेंस करानी है अपने बैंक के थ्रू करवा लो, आपको फोन रिचार्ज कराना है आप बैंक के थ्रू करवा लो। तो बैंक क्या करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ टाई अप कर लेगा, ठीक है, किसी डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट खुलवाने के साथ टाई अप कर लेगा, इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लेगा, रिचार्ज कंपनीज के साथ टाई अप कर लेगा। तो वो थर्ड पार्टी की तरफ से हमें प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल्स भी अब किसने करनी शुरू कर दी है, बैंक्स ने करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनके पास एक और तरीका आ जाएगा ना रेवेन्यू जनरेट करने का। फिर गवर्नमेंट को स्कीम्स अपनी चलानी है, तो आपको, आप लोग बैंक्स में काम करते हैं, आपको पता ही है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है उसको चलाने का काम बैंक के लोगों के सिर पे आ जाता है सारा, उनको एक्स्ट्रा भी कितना सारा काम करना पड़ता है। कोई भी नई स्कीम आई है, लोगों के नए जनधन अकाउंट खुलवाने हैं, लोगों को की लिस्ट बनानी है कि बेनिफिशियरी कौन होंगे इनकम के आधार पे, वो सारी चीजें गवर्नमेंट की स्कीम को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा हाथ रहता है बैंक्स का। लोगों को पैसा बांटना है, लोगों के डिपॉजिट लेने हैं गवर्नमेंट को, वो सारा काम भी जो है बैंक्स के थ्रू करवाया जाता है। फिर बात आती है सेफ कस्टडी या ट्रस्टीशिप सर्विसेज की। अगर मुझे अपना सामान बैंक के पास रखना है तो मैं बैंक के लॉकर में भी रख सकती हूँ, मैं बैंक को भी पकड़ा सकती हूँ कि ये तुम संभाल के रखो। तो सेफ कस्टडी का काम तो बैंक करता ही करता है। या और भी इन सब केसेस में जब भी मैं अपना कुछ सामान बैंक को रखती हूँ, रखने के लिए देती हूँ, तो वो ट्रस्टी का काम करता है मेरे लिए, मैं बेनिफिशियरी होंगी। ऐसे ही एस्क्रो अकाउंट भी मैं बैंक के पास खुलवा सकती हूँ। आपको पता है, अगर आपको कोई फ्लैट बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
ठीक है, पोजेशन अभी 1 साल बाद होगी। बिल्डर आपको बोलता है कि मुझे सारे पैसे दे दो, आपको लगता है बिल्डर तो कहीं पैसा लेके भाग जाएगा, और बिल्डर कहता है कि अगर मैं इससे अब पैसे नहीं लूंगा, क्या गारंटी है कि बाद में ये मुझे पैसे देगा। तो वो क्या खुलवाते हैं, एक एस्क्रो अकाउंट है। जितने भी जो लोग हैं जो वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। जितनी जितनी बिल्डर को जरूरत पड़ेगी वो पैसा उस एस्क्रो अकाउंट से निकालता रहेगा। तो इससे क्या होगा, बिल्डर को भी एक्सेस है उस अकाउंट का, और जो पर्सन है जिसने वो फ्लैट खरीदने के लिए पैसे दिए हैं उसको भी पता रहेगा कि मेरा पैसा भी ये लेके भाग नहीं सकता, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट में पैसा पड़ा है, ये सारा एकदम से निकाल के नहीं जा सकता है। ठीक है, जब भी कोई बड़ी सेल वगैरह की ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को सेफ कस्टडी में रखना या फिर पैसे को अपने पास रखना, वो उसके लिए एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, तो ये वाली सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करते हैं। मान लो ये सेलर है, इसको अपना घर बेचना है, ये बोलती बायर को मुझे पैसे दे दे पहले, फिर तुझे डॉक्यूमेंट दूंगी। बायर कहता तुम पहले मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, फिर मैं पैसे दूंगा। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो सेलर है ये डॉक्यूमेंट अपने किसके पास रखवा देगी, बैंक के पास, एज एन एस्क्रो। ये बायर जो है ये पैसे यहाँ पे भेज देगा एस्क्रो के पास। ठीक है, तो जब सारे पैसे इधर आ गए, सारे डॉक्यूमेंट इधर आ गए, तो पैसे इसको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट इसको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एस्क्रो में रखे जाते हैं। इसी तरीके से एग्जीक्यूटरशिप का काम भी बैंक करता है। मान लो ये अंकल हैं, इनकी डेथ हो गई है, इन्होंने अपना विल का एग्जीक्यूटर बैंक को बना के गए थे कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम अपने बैंक से किसी को भेजना और वो सारी विल मेरे बच्चों को पढ़ के बता देगा। तो इस केस में जो एग्जीक्यूट करते हैं विल को, जाके बैंक वाला कोई बताता है कि ये विल थी, ये हमारे पास पड़ी थी, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। उसके लिए ऑब्वियसली कुछ फीस चार्ज करता है बैंक एग्जीक्यूटर बनने का। ठीक है, तो ये वाली सर्विस भी बैंक प्रोवाइड करता है। तो बैंक बहुत सारे काम कर रहा है, सिर्फ बेसिक पैसा रखना देने का काम नहीं करता है। फिर बात आती है फैक्टरिंग की। तो एक तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में देखा था कि बिल डिस्काउंटिंग करता है। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि मैंने बिल अपना बैंक को दे दिया, उसके बदले में मेरे को पैसे मिल गए, लेकिन कल अगर पेमेंट में कोई डिफॉल्ट आ गया तो फिर बैंक मेरे पास दोबारा आता है, और काफी अलग टाइप की चीज है वो। फैक्टरिंग में क्या होगा, वो तो एक बिल की बात थी बिल डिस्काउंटिंग में। अब मान लो मेरा ना जो काम है वो इसी पे चलता है, क्रेडिट सेल्स ही करती हूँ मैं, उधार का सामान ही बेचती हूँ, और मुझे 2-2 3-3 महीने बाद पेमेंट आती है। अब मैं मान लो दिन की 100 ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, महीने की 3000 ट्रांजैक्शन कर रही हूँ क्रेडिट की, उधार वाली, और मेरे पास महीने के एंड में 3000 बिल्स हो जाते हैं जिनके अगेंस्ट मुझे पेमेंट लेनी है। अगर मैं इन सब चीजों का ध्यान देने लगी, पर मंथ 3-4 हजार कि मेरे को वसूलना है जाके बाद में, तो कितना काम बढ़ जाता है। ये सारे मेरे क्या हैं, रिसीवेबल्स हैं, इन पे मुझे पैसा मिलना है। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं ये 3000 के जो मेरे बिल हैं पर मंथ के, इनके अगेंस्ट मान लो मेरे को 1 करोड़ मिलना है, मैंने ये सारे बिल्स किसको बेच दिए, एक फैक्टरिंग कंपनी को। वो मेरे सारे बिल्स ले लेगी, मान लो इनकी वैल्यू 1 करोड़ है, इसमें से अपना वो कमीशन काटेगी 4-5 लाख रुपया, और बाकी के इन बिल्स के अगेंस्ट की सारी पेमेंट मुझे दे देगी। अब ये वसूलना ना वसूलना, आ रहा है नहीं आ रहा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने अपने अकाउंट रिसीवेबल, ये जो मुझे पैसा मिलना था, ये सारे बिल्स मैंने बेच दिए उस कंपनी को, वो कंपनी अब वसूलेगी। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके की अरेंजमेंट होती है कि कल बाय चांस इनमें से अगर किसी बिल पे पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या कंपनी के पास वो क्या कंपनी मेरे पास वापस आएगी या नहीं आएगी, विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फैक्टरिंग सर्विस में मैं अपने सारे जो भी बिल्स हैं जिनके अगेंस्ट मुझे पैसा मिलने वाला है, मैं जाके फैक्टरिंग कंपनी को बेच दूंगी, वो मुझे पैसे दे देगी। उन पैसों को वसूलने का काम किसके पल्ले आ जाता है, फिर कंपनी के साथ। तो ये वाली सर्विसेज भी अब बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बैंक जो बिल डिस्काउंट करते हैं उस केस में क्या होता है कि मैं एक बिल लेके गई, उसके अगेंस्ट मुझे पैसा मिल गया। ठीक है, और जब वो पर्सन कल मेरे को पैसे दे देगा तो मैं जाके बैंक को दे दूंगी कि ये लो जी पैसे आ गए वापस। इस केस में वसूलना कैसे करना है वो फैक्टरिंग कंपनी के हाथ में होता है, और मैं सारे के सारे अपने बिल हर महीने के एंड में आके सारे बिल उठा के अपने मैं फैक्टरिंग कंपनी को दे आती हूँ, वो मुझे पैसे दे देती है और बाद में वसूलती रहती है। ठीक है, तो ये वाली सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करता है। तो आखिरी के 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। डैश अकाउंट्स आर यूज्ड व्हेन अ पार्टी वांट्स टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ फंड्स रिसीव्ड इन द अकाउंट इन द नेम ऑफ अनदर पार्टी। एक पार्टी को दूसरी पार्टी के नाम पे पैसा मिला है, ठीक है,
तो वो पार्टी कुछ उस पे एक्सरसाइज कंट्रोल करना चाहती है, तो वो कौन से टाइप का अकाउंट खोलेगी? ट्रस्टीशिप, एस्क्रो, एग्जीक्यूटर या फिर ट्रेडिंग अकाउंट? देखो, when a party wants to exercise some control on the use of funds received in the account in the name of other party, मैंने को एग्जांपल दी थी कि मेरे को फ्लैट खरीदना है, ठीक है, लेकिन फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं सारे पैसे बिल्डर को दे दूंगी तो क्या आता है, दौड़ जाए वो, और बिल्डर बिना पैसे के बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। तो इस केस में हम कहाँ पे पैसा रखेंगे? एस्क्रो अकाउंट में। यहाँ पे बिल्डर वांट्स सम कंट्रोल ऑन द यूज ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, मुझसे जो पैसे रिसीव हुए हैं बिल्डर को, उस पे वो कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है, तो मेरा भी कुछ कंट्रोल रहेगा, बिल्डर का भी कुछ रहेगा। तो ये कौन सा अकाउंट खोला जाता है? एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पिछले साल पूछा भी गया था, पिछला या पिछले से पुराने वाले एग्जाम के अंदर, जैब एग्जाम में। अ कस्टमर एक्सीडेंटली लेफ्ट हिज बैग एंड डॉक्यूमेंट्स इन द बैंक, इन दिस केस द बैंक विल बी होल्डिंग द कस्टमर्स बिलोंगिंग इन द कैपेसिटी ऑफ। एक कस्टमर ने एक्सीडेंटली अपना सामान छोड़ दिया बैंक में, डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए। इस केस में जो कस्टमर की बिलोंगिंग्स हैं, जो कस्टमर की बिलोंगिंग्स हैं, वो बैंक किस कैपेसिटी में होल्ड करता है? तो वो होल्ड करता है इन द कैपेसिटी ऑफ योर ट्रस्टी, आपका ट्रस्टी बनता है। जो मैंने आपको ऐसे चार्ट दिखाया था जिसमें सारे लिखा हुआ था कि कब बैंक कस्टमर है, कब कस्टमर क्रेडिटर है, कब डेटर है, वो जरूर अच्छे से याद करना। उसी चार्ट में से आपकी मैकमिलन की बुक में से आराम से क्वेश्चन एक दो तो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए, कोई राय है आपकी इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर और यू कैन सेंड एन ईमेल ऑन दिस नंबर, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्प मिल रही है हमारे इन वीडियो से, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। हमारी अलग से जैफ्री ऑनलाइन क्लासेस के सेशन भी चल रहे हैं, मंडे टू सैटरडे 7 बजे, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के अलग अलग टॉपिक्स विद एमसीक्यूज हम वहां पे भी डिस्कस करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।